दोस्तों, हम सब समस्या मुक्त एवं सुविधा युक्त जीवन जीना चाहते हैं, परंतु ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि ना तो हमारा जीवन समस्या मुक्त हो पा रहा है और ना ही वो सुविधा युक्त बन पा रहा है। इसके विपरीत हमारे जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हम ये भी महसूस करते हैं कि यदि जनशक्ति स्थायी रूप से संगठित हो जाए तो हमारी संगठित ताकत एवं विचार मंथन द्वारा न सिर्फ हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है, वरन हमारा जीवन विकसित देशों के नागरिकों की तरह बेहद सुविधाजनक बन सकता है। जनशक्ति के संगठित होने की बात करते ही अक्सर हमारे मन में एक निराशा का भाव आ जाता है और अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत दूर की कौड़ी है, ना तो नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, आदि आदि आदि। क्या आपने कभी ये सोचा है कि देश की आजादी के बाद से आज तक देश में जनशक्ति के स्थायी रूप से संगठित नहीं हो पाने की वजह आखिर क्या है? क्या कारण है कि देश में संचालित होने वाले करीब 35 लाख गैर सरकारी संगठनों में से कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो देश या प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दर्ज करीब 2 लाख मतदाताओं में से मात्र 1% मतदाताओं यानी प्रति विधानसभा क्षेत्र मात्र 2000 मतदाताओं की सदस्य संख्या का प्रमाणिक दावा करने की स्थिति में हो, यानी उसके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2000 सदस्य हों। जब 2 लाख में से 2000 लोग भी संगठित नहीं होंगे तो जनहित व जनमत की बेकदरी होना तो तय ही है, और ऐसा होते हुए हम देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई असंभव कार्य है। एक विधानसभा क्षेत्र में करीबन 200 पोलिंग बूथ होते हैं और एक पोलिंग बूथ पर करीब 1200 मतदाता रजिस्टर्ड होते हैं। यदि इन 1200 में से मात्र 12 लोग प्रति पोलिंग बूथ के हिसाब से भी हम संगठित करें तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 से 2500 लोगों का संगठन खड़ा किया जा सकता है। स्पष्ट है कि यदि उचित प्रयास किए जाएं तो ये ना तो सिर्फ संभव है वरन बेहद आसानी से संभव है। और यह भी तय होता है इस बात से कि आज तक इस दिशा में किसी ने प्रयास नहीं किया है। अगर किया होता तो देश में ऐसा कोई ना कोई संगठन अवश्य होता जिसके हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2000 लोगों का संगठन तो होता, लेकिन आज तक नहीं है। इसका मतलब आसान होने के बावजूद आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया जा सका है। अब जरा सोचिए, यदि ये सब संभव है तो आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? हमारी राय में इसका कारण है कि मुद्दों की भीड़ में जनशक्ति का भटकाव और अंततः उसका बिखराव। दरअसल लोगों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए, और मुद्दे तो अनंत हैं, असंख्य हैं, रोज नया मुद्दा आ जाता है। हर मुद्दा एक सीमित वर्ग के लिए ही महत्वपूर्ण होता है। मुद्दे से संबंध ना रखने वाले अधिकांश लोग उस मुद्दे के प्रति उदासीन बने रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जिन लोगों के लिए वो मुद्दा महत्वपूर्ण है वो अकेले पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसानों का मुद्दा किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण है, परंतु गैर किसान उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसी तरह पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा वो केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है जो कर्मचारी इससे बाहर हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बेरोजगारों के लिए तो महत्वपूर्ण है, परंतु रोजगारशुदा लोगों के लिए वो बेकार का है। दरअसल समस्या यह है कि आज तक हम ऐसा कोई सर्वमान्य मुद्दा ढूंढ ही नहीं पाए हैं जो देश के प्रत्येक मतदाता के लिए महत्वपूर्ण हो। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा मुद्दा है
जो देश के प्रत्येक मतदाता के लिए समान रूप से महत्व रखता है। यदि हम गौर से देखें तो वो मुद्दा है मताधिकार धारक यानी हम वोटर और हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यानी एमपी एमएलए, उनके बीच का संबंध और कानून निर्माण में हमारे द्वारा निर्वाचित इन प्रतिनिधियों यानी एमपी और एमएलए की भूमिका। ये वो मुद्दा है जो हम सबके लिए काम का है। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत एवं देश के संवैधानिक मालिक हम भारत के लोग हैं, जबकि हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे वैतनिक सेवक मात्र हैं। उनका काम सिर्फ हमारा प्रतिनिधित्व करना है, रिप्रेजेंटेटिव उनका नाम है, यानी हमारे मन में जो प्रेजेंट है उस बात को सदन के अंदर रिप्रेजेंट करना उनका काम, और वो हमारे वैतनिक सेवक हैं। मुद्दे अनंत हैं, असंख्य हैं, मुद्दों से जुड़े कानून भी अनंत हैं, असंख्य हैं, रोज नया मुद्दा आ जाता है, परंतु मुद्दे से जुड़े कानूनों के निर्माण में हमारे द्वारा निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका फिक्स है, स्थायी है, और वो दो तरह की मुख्य भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, जनहित से जुड़े मुद्दों पर जन इच्छा के अनुसार कानून का मसौदा तैयार करके सदन में यानी विधानसभा या संसद में विचार के लिए या मत विभाजन के लिए यानी वोटिंग के लिए प्रस्तुत करना, यह उनका पहला काम है निजी विधेयक के रूप में। यानी पहला काम क्या हुआ? पहला काम है उनका जन इच्छा के अनुसार कोई भी जो कानून है उसका एक मसौदा तैयार करके सदन में विचार के लिए या मत विभाजन के लिए प्रस्तुत करना, वोटिंग के लिए प्रस्तुत करना। दूसरा उनका महत्वपूर्ण काम है सदन में, विधानसभा या संसद में विचार या मत विभाजन के लिए, वोटिंग के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्येक मसौदे यानी विधेयक पर अपने क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार समर्थन या विरोध में अपने मताधिकार का प्रयोग करना। जो एमपी एमएलए वोट डालता है ना किसी कानून के तहत, कानून के अंदर निर्माण के समय पे, तो वो वोट जो है अपनी स्थानीय जनता की इच्छा के अनुसार उसके समर्थन या विरोध में होना चाहिए। ठीक है। यदि हमें जनशक्ति को मुद्दों के भटकाव द्वारा पैदा होने वाले बिखराव से बचाना है तो हमें इस बात को समझना होगा कि मुद्दा चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे वे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वह सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, मुद्दा चाहे कोई सा भी हो, प्रत्येक मुद्दे का संबंध यानी उस मुद्दे का स्रोत या उस मुद्दे का समाधान अंततः कोई ना कोई कानून ही होता है। यदि जनता स्वयं को मुद्दों के भटकाव से बचाकर अपना पूरा ध्यान कानून निर्माण में हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका पर, जन नियंत्रण और जन मार्गदर्शन की लगाम लगाने के ऊपर केंद्रित कर दे और अपने अपने क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस बात के लिए बाध्य कर दे कि वो सदन में यानी विधानसभा या लोकसभा में अपनी भूमिका जनमत संग्रह द्वारा प्रकट जनता की सहमति के अनुसार ही निभा सके, तो यकीन मानिए देश में ऐसा कोई कानून बन ही नहीं पाएगा जो जनहित के खिलाफ हो या जनता का शोषण करता हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर जन नियंत्रण एवं जन मार्गदर्शन की लगाम ही वो एकमात्र मुद्दा है जो न सिर्फ प्रत्येक देशवासी के लाभ का है, वरन इस मुद्दे पर सफलता के साथ ही
देश के सभी मुद्दे जनता के काबू में आ जाएंगे, जनता की मुट्ठी में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में समस्या मुक्त, सुविधा युक्त, विवेकपूर्ण एवं मानवतावादी भारत का हमारा सपना सच हो सकता है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर जन नियंत्रण लगाने का सबसे आसान और प्रभावी मंत्र है लिखित सर्विस एग्रीमेंट के बिना किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का अटूट संकल्प। यह संकल्प देश के प्रत्येक नागरिक को लेना पड़ेगा, प्रत्येक मतदाता को लेना पड़ेगा। उसको कहना पड़ेगा चुनाव से पहले कि लिखित सर्विस एग्रीमेंट के बिना हम किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो कितना ही हमारा निजी क्यों ना हो। हाँ, एग्रीमेंट हमारी पहली शर्त होनी चाहिए वोट देने की। जनप्रतिनिधि पर जन नियंत्रण की लगाम लगाने का तो जो आसान तरीका है वो तो ये संकल्प है कि लिखित सर्विस एग्रीमेंट के बिना हम किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। इसी तरह से निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर जन मार्गदर्शन की लगाम लगाने का तरीका जो है वो होगा विषयवार निर्मित नागरिक समितियां, जिनमें प्रत्येक पोलिंग बूथ से न्यूनतम एक जागरूक नागरिक का रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो। यानी ऐसी नागरिक समितियों का निर्माण हो सब्जेक्ट वाइज, जिनके अंदर प्रत्येक पोलिंग बूथ से कम एक व्यक्ति उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन हो और हर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 200 लोगों की, हर विषय के ऊपर लगभग 200 लोगों की एक कमेटी बन जाए। यानी अगर प्रदेश स्तर पर हम देखें और राजस्थान का उदाहरण लें तो 200 इंटू 200 विधानसभा क्षेत्रों से मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 40,000 लोगों का हर सब्जेक्ट के ऊपर एक एक कमेटियां बन जाएंगी, 40,000 लोगों की। अंत में मेरा सभी देशवासियों से करबद्ध निवेदन है कि वो अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष में अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करें। मुद्दे बहुत सारे हैं, आए दिन नए नए मुद्दे आ रहे हैं, आए दिन हम लोग आंदोलन की सोचते हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन हम लोग करते हैं और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, आ भी नहीं सकता। सिर्फ सिंबॉलिक है कि हमने विरोध किया, सरकार के सामने हमने अपनी बात रखी, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता। तो मेरा सभी देशवासियों से करबद्ध निवेदन है कि वो अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष में अपनी शक्ति को व्यर्थ ना करें, स्वार्थ एवं आत्ममुग्धता को त्याग कर जरा शांत दिमाग से सोचें, शांत दिमाग से विचार करें कि आखिर इस रात की सुबह कैसे होगी। क्या देश के संवैधानिक मालिकों का अपने ही वैतनिक सेवकों के आगे हाथ फैलाना, अपनी सुनवाई के लिए धरना प्रदर्शन रैली और अनशन करना आदि उचित है क्या? क्या आपने कभी मालिक को नौकर के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखा है? और यदि नहीं देखा है तो आप और हम इस देश के संवैधानिक मालिक होने के बावजूद अपने ही द्वारा निर्वाचित वैतनिक सेवकों के समक्ष आखिर क्यों गिड़गिड़ाते रहते हैं? आखिर स्वामी होने के बावजूद हमारे दिमाग में स्वामित्व का भाव पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है? याद रहे, जिसे अपनी शक्ति का भान नहीं होता, जिसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, जिसको अपनी शक्ति की पहचान नहीं होती, उसका कभी उत्थान नहीं होता। और यदि हमें अपना उत्थान करना है तो हमें स्वयं में स्वामित्व का भाव पैदा करना होगा। हमें मानना पड़ेगा कि इस देश के संवैधानिक मालिक हम हैं, मताधिकार हमारा है। संविधान की जो प्रस्तावना उसकी पहली लाइन में ही हम भारत के लोगों को संविधान की शक्ति का स्रोत बताया गया है। तो हमें स्वयं में स्वामित्व का भाव पैदा करना होगा तथा संगठित होकर अपने वैतनिक सेवकों पर, यानी अपने जनप्रतिनिधियों पर, एमपी एमएलए पर, जो कि कानून निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हमारी तरफ से वो वोट डालते हैं कानून निर्माण की प्रक्रिया के दौरान और उसी आधार पर कानून बनते हैं,
उन वैतनिक सेवकों पर जन नियंत्रण व जन मार्गदर्शन की लगाम हमें लगानी ही होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय संविधान, जय गणतंत्र, जय मानवता, जय विज्ञान।